हेलो दोस्तों, स्टडी विद कॉन्सेप्ट के इस स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवीजन पॉइंट्स को लेकर के चल रहे हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। ये जो चीज़ें तो होती हैं छोटी छोटी, बट एग्ज़ाम में एलिमिनेशन पार्ट में काफ़ी काम आता है। तो हमने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व के जितने भी संगठन थे, उनके संस्थापककर्ता कौन थे, क्या क्या उसका उद्देश्य था, कब कब हुआ था, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने बाकायदा देख लिया था। तो यदि आप लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा है, बस 10 मिनट की वीडियो जा कर के देख सकते हैं। बस इस 10 मिनट में आपकी बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और आपको पता है कि संगठनों से इसके संस्थापक कौन है, इसका उद्देश्य क्या है, इसका ऑर्डर फॉर्म सब पूछ लेता है। तो ये सारी चीज़ें आपकी वहाँ पर क्लियर हो जाएंगी। 2-4 बार देखेंगे तो सारे संगठन आपको याद हो जाएंगे। तो इसी रिवीजन पॉइंट्स में आगे बढ़ते हुए आज हम देखेंगे सुर्खियों में रही प्रमुख जनजातियाँ। तो अब जनजातियाँ तो बहुत सारी रही हैं, बट अभी हम एक एक को लेकर के चलेंगे। अभी इतना टाइम है हमारे पास कि यदि हम ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं 5 मिनट 10 मिनट इस तरीके की जो वीडियो हैं, इसको खाते हुए, सोते हुए, चलते हुए अगर सुनते हैं या पढ़ते हैं तो याद हो जाएंगी और काफ़ी जो है ये हेल्पफुल होता है एलिमिनेशन पार्ट में। तो यहाँ पर जो दिया है कि ये जनजाति कहाँ कहाँ पर पाई जाती हैं, तो ये दोनों ही एग्ज़ामों में इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि यूपी पीसीएस वाले हैं तो वो भी ध्यान देंगे कि कोई डायरेक्ट पूछ लेगा आपसे कि हट्टी जनजाति कहाँ की है, और या तो फिर क्या करेगा कि 4 ऑप्शन दे देगा। ये एक तरफ लिख देगा जनजातियों के नाम, एक तरफ लिख देगा स्थान कि कहाँ से ये संबंधित हैं, और फिर आपको मिलान को दे देगा। ठीक इसी प्रकार से यूपीएससी जो है, यूपीएससी भी यही करेगा कि एक तरफ आपकी 4 जनजाति दे देगा, एक तरफ स्थान दे देगा। और वो क्या करेगा, वो सीधा मिलान ना पूछ करके पूछेगा कि केवल एक युग में सही है, केवल एक युग में सही है, या केवल 2 युग में सही है, केवल 3 युग में सही है, केवल 4 युग में सही है, या केवल या उपयुक्त में से कोई नहीं, या सभी। इस तरीके का कुछ भी ऑप्शन बना सकता है, क्योंकि यूपीएससी अब इस तरीके का ट्रेंड अपना चुका है। 2022 से आपको देखने को मिल रहा है, तो संभवतः ये 23 में भी आ सकता है, संभावना है इस तरीके के क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। तो ये सारे जो क्वेश्चन है वो कहाँ से बनेंगे, पिछली बार अभिलेख वगैरह को पूछा था, इस बार जनजातियाँ हैं, लोकेशन है, ये सारी चीज़ें आपसे पूछ सकता है। तो बात करें अगर हिमाचल प्रदेश में, तो हिमाचल प्रदेश की कौन सी जनजाति है, तो ये हट्टी जनजाति है। और इसी के साथ साथ आपका मैपिंग भी तैयार हो रहा है कि हिमाचल प्रदेश कहाँ है, क्योंकि लोकेशन भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है, तो ये भी आपसे पूछ लेता है। तो हिमाचल प्रदेश देखिए कहाँ पर है। फिर आपका राजस्थान, राजस्थान में कौन सी जनजाति पाई जा रही है, सहरिया। तो यहाँ से आपको राजस्थान का लोकेशन पता चल रहा है। तो इससे हिस्ट्री ऑप्शनल वाले जो हैं उनके लिए भी फ़ायदा है, और जो जियोग्राफी वाले हैं, मतलब हर तरीके से ये उनके लिए लाभ ही लाभ है कि उनको लोकेशन मैपिंग तो खैर आपको पता ही होनी चाहिए। क्योंकि पहले क्वेश्चन पूछता था कि दिल्ली से हैदराबाद जाना है तो कहाँ कहाँ से गुजरना पड़ेगा, किन किन राज्यों से होकर के जाना पड़ेगा, इस तरीके का क्वेश्चन पूछ लेता है। तो लोकेशन अगर आपको पता है तो आप आसानी से इसको सही करके आ सकते हैं। और फिर कौन कौन सी सीमाएँ लग रही हैं, किस किस देश से, ये किस किस स्टेट से किसकी सीमा लग रही है, तो ये भी आपको बाकायदा याद हो जाएगा। तो राजस्थान में सहरिया पाई जाती है। और ऐसे फिर अगर हम मध्य प्रदेश में देखें तो यहाँ भी सहरिया पाई जा रही है, कोरकू पाई जा रही है और गोंड पाई जा रही है। तो मध्य प्रदेश कहाँ पर है आपका, मध्य प्रदेश ये है, राजस्थान से इसका सीमा लग रहा है। तो जाहिर सी बात है कि कुछ यहाँ पर होंगे, यहाँ पर होंगी, तो दोनों ही जनजातियाँ एक दूसरे के जगह पाई जाएंगी। फिर महाराष्ट्र है, तो महाराष्ट्र में भी कोरकू है और गोंड है। तो कोरकू कहाँ है, मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र की भी सीमा लग रही है, तो कोरकू यहाँ पर पाई जा रही हैं। ठीक है। फिर आपका तेलंगाना है, तो ये गुट्टी कोया। तो देखिए ये जो अलग अलग है ना, ये स्टेट पीसीएसओ के हिसाब से और साथ ही यूपीएससी के हिसाब से इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अलग अलग ही देगा आपको। और अगर आप विज़न का टेस्ट सॉल्व कर रहे होंगे, विज़न का अगर टेस्ट आप सॉल्व कर रहे होंगे, तो ये पूछा है उसमें कि हट्टी जनजाति यहाँ हिमाचल प्रदेश की है, तो आंध्र प्रदेश कर दिया था उसमें। मैंने विज़न का टेस्ट दिया है तो वहाँ पर आंध्र प्रदेश कर दिया है। तो अब मैं ये चीज़ नहीं भूलूंगी, ठीक है, क्योंकि मैंने वहाँ पर सोल्यूशन भी देखा और सोल्यूशन काफ़ी अच्छे तरीके से विज़न वालों ने दे रखा है। तो मैं आपको बार बार बोलती हूँ कि यदि आपने अच्छे तरीके से ये जो जितने भी 35 टेस्ट आते हैं, इन 35 टेस्टों को आपने अच्छे से देख लिया उसके सॉल्यूशन को, तो काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके यूपीएससी में इनडायरेक्ट या डायरेक्ट रूप से मिल जाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन हम कलेक्ट कर लेते हैं। और टेस्ट दे करके होपलेस मत होइएगा कि मेरा 20 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, मेरा 40 हो रहा है, मेरा 60 ही हो रहा है, मेरा 10 ही हो रहा है। आपका एक भी क्वेश्चन सही ना हो,
लेकिन कोशिश आपकी ये रहे कि जितने भी आप टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं, दोबारा अगर वो क्वेश्चन आपके सामने आता है तब गलती ना हो आपसे, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान में देना, ये दे करके होपलेस नहीं होना है कि मेरा इतने ही नंबर सही हो रहे हैं। विज़न का टेस्ट काफ़ी टफ है और छोटी छोटी जो बारीकियाँ हैं उसको ध्यान में रख करके उन्होंने पेपर को बनाया है, तो सिली मिस्टेक बहुत होते हैं। तो इन सारी चीज़ों को जब आप टेस्ट देंगे तो धीरे धीरे करके सुधार आ जाएगा। और आप सर का एक शॉर्ट वीडियो देखे होंगे कि टेस्ट कैसे दें, तो वो फार्मूला बहुत ही बढ़िया है कि जिन चीज़ों को आप जान रहे हैं उसमें आप 1 स्टार लगाइए, ठीक है। जिस क्वेश्चन को आप नहीं जान रहे हैं, बिल्कुल ही नहीं जान रहे हैं, उसको 3 स्टार लगाइए। जिस क्वेश्चन को आप थोड़ा बहुत जान रहे हैं लेकिन कन्फ्यूज है तो उसमें 2 स्टार लगाइए। 3 वाले में आप क्या ट्रिक, क्या लॉजिक लगा करके क्वेश्चन किए थे वो आपका सही हो गया। इसमें अगर आपका एक सही हुआ, एक गलत हुआ, आपने गलत लगा दिया तो वहाँ पर अपोजिट लिख करके कुछ कर सकते हैं कि मैंने अपोजिट यहाँ पर आंसर लगाया, तो फिर पिछले अगले वाले टेस्ट में आप उसके अपोजिट आंसर लगाइए। पहले वाला जो पहला स्टार वाला है जिसको आप बहुत ही अच्छे तरीके से जान रहे हैं, उसके बावजूद भी आपका गलत हो गया तो उसको फाइंड आउट कीजिए कि आखिर गलत हुआ कैसे, आपका सिली मिस्टेक हुआ तो हुआ कैसे। तो इस तरीके से अगर आप क्वेश्चन को अटेंड कर रहे हैं 2 स्टार, 3 स्टार, 1 स्टार करके, तो बाकायदा आपको चीज़ें याद रहेंगी अच्छे तरीके से और शॉर्ट नोट्स बना करके भी आप रिवीजन कर सकती हैं और काफ़ी हेल्पफुल है ये, ठीक है। इसको एक बार आप करके देखिए, 2, 4, 10 टेस्टों में आप करेंगे ना तो फिर धीरे धीरे करके आपकी जो क्वेश्चन का जो लेवल है वो काफ़ी अच्छा हो जाएगा और समझ भी आपकी अच्छी विकसित हो जाएगी, ठीक है। तो फिर यहाँ पर देखते हैं उत्तर प्रदेश में गोंड जनजाति पाई जाती है, बिहार में सहरिया है, संथाल है, झारखंड में बिछिया है, संथाल है। तो बिहार और झारखंड तो जाहिर सी बात है ये जो बिछिया है, ये जो संथाल है, ये यहाँ पर तो पाई ही जा रही हैं। संथाल विद्रोह आपने देखा भी होगा। संथाल विद्रोह के जो नेता थे वो कौन थे? सिद्धू और कान्हू थे, तो ये भी ध्यान में रखिएगा। असम में कौन सी जनजाति पाई जा रही है? तो असम में सहरिया है और संथाल है। पश्चिम बंगाल में, तो पश्चिम बंगाल में भी कौन सी है? तो ये सहरिया और संथाल है। तो मैं आपको बोली थी कि सीमा लग रहे हैं, तो जाहिर सी बात है एक दूसरे का दोनों पाएंगे। इस बार का बीपीएससी का जिन्होंने एग्ज़ाम दिया होगा तो उसमें ये सीमा का पूछा था, पूर्वोत्तर का स्टेट था, उसको लेकर के पूछा था कि कौन कौन सी सीमा इससे लगती है, किन किन राज्यों की। तो ये इसी बहाने आपको लोकेशन भी याद हो जाएगा और थोड़ा सा ध्यान देंगे कि कहाँ पर किस स्टेट की सीमा किससे लगती है। फिर है आपका उड़ीसा। तो उड़ीसा में कौन कौन सी जनजाति पाई जा रही है? तो बिछिया है, सहरिया है और संथाल है। इसमें तीनों ही पाई जा रही हैं। गुट्टी है, कोया है, गोंड, ये भी पाई जा रही है, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। छत्तीसगढ़ में क्या क्या पाई जा रही है, कौन कौन सी जनजातियाँ? तो ये है आपकी बिछिया, गुट्टी, कोया और गोंड। तो गुट्टी, कोया, गोंड, बिछिया ये सब यहाँ भी हैं, ये सब उड़ीसा में भी हैं। आंध्र प्रदेश में सहरिया, गुट्टी, कोया, गोंड। तो आंध्र प्रदेश में कौन कौन सी है ये भी आप लिख लेंगे। तो इस तरीके से अगर आप स्क्रीनशॉट भी लेकर के इसको बार बार देख रहे हैं या कॉपी पे लिख लिख के याद कर रहे हैं तो 2 से 4 बार लिखने में, याद करने में आपको आसानी से याद हो जाएगा। एक बार आप यहाँ पढ़िए, फिर आप टेस्ट दीजिए। टेस्ट दे करके अगर वहाँ गलत हो रहा तो उसका सोल्यूशन देखिए कि गलत हुआ तो कैसे हुआ। सोल्यूशन देख करके उसको एक बार पढ़िए, दोबारा उठ करके फिर सुबह उसको रिवीजन करके फिर अगले सब्जेक्ट पे बढ़िए आप अपने जो भी आपको पढ़ना है। इस तरीके से कर रहे हैं। उसके बाद अगर आपको यूपीएससी में ये क्वेश्चन मिलता है या यूपी पीसीएस में क्वेश्चन मिलता है तो आपने 4 बार रिविज़न कर लिया। अब 4 बार के रिवीजन में अब एग्ज़ाम हॉल में जाकर के आप कंफ्यूज हो ही नहीं सकते, आपसे ये क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो इस तरीके से अपनी रणनीति बनाइए। आपने टेस्ट दे लिया है तो भी बहुत अच्छी बात है, आपने टेस्ट नहीं दिया तो भी अच्छी बात है। यहाँ से पढ़ करके आप टेस्ट देंगे तो आपका डबल रिवीजन हो जाएगा। और अगर दोबारा से क्वेश्चन आपका गलत हो रहा है, सोल्यूशन देख रहे हैं, तो तीसरी बार रिवीजन हो जाएगा। चौथी बार सुबह उठ के आपसे कौन कौन से क्वेश्चन गलत हुए हैं तो वो चीज़ें आप उसको पहले ध्यान में रख लीजिए। तो है तो ये छोटी छोटी चीज़ें बट है काफ़ी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एलिमिनेशन पार्ट आपका यहीं से काम आता है। तो कुछ बच्चे कमेंट भी करते हैं कि एलिमिनेशन करने के लिए भी आनी चाहिए, तो सही बात है। एलिमिनेशन आप तभी कर सकते हैं जब आपको चीज़ें याद हो कि कहाँ पर कौन सी जनजाति पाई जाती है। तो विशेष करके जो सिंगल हैं जैसे कि गुट्टी है, हट्टी है, तो ये कहाँ पाई जा रही हैं ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहीं से आपके ऑप्शन बनेंगे। क्योंकि आपसे यूपी पीसीएस में ही पूछ लेगा कि हट्टी जनजाति निम्नलिखित में से कहाँ से संबंधित है। तेलंगाना से है, महाराष्ट्र से है, आंध्र प्रदेश से है या हिमाचल प्रदेश से है। तो अगर आप इन चीज़ों को नहीं ध्यान में रखेंगे तो तुरंत गलत हो जाएगा। क्योंकि विजन में क्या किया है कि हट्टी का ही तो पूछा है, लेकिन हट्टी को क्या कर दिया है, आंध्र प्रदेश का बना दिया है, जबकि हट्टी कहाँ का है आपका, हिमाचल प्रदेश का है।
ठीक है। तो अब वो दोबारा आप यहाँ पढ़ रहे हैं, दोबारा वहाँ आपसे गलत हो रहा है, तीसरी बार जब उसको देखेंगे तो आप भूलेंगे ही नहीं। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।